बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने इसका कम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। कम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा चैप्टर 0 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको सोल्यूशन शेयर कर दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन किए भी हैं, कुछ मतलब वैसे भी वो डिस्कस मतलब आप लोगों ने मेरे से करने हैं, कुछ मैं भी अपने तौर पे कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ आपने मतलब पूछने हैं और इस तरह से। ठीक है, उसमें फिर जहाँ पे कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई इस तरह का पॉइंट हुआ तो वो फिर हम इधर आप नहीं करना है। ठीक है, तो 2-3-4 दिनों से इस तरह से बात हो रही, टाइम चले आपको भी नहीं मिल रहा होगा, मुझे भी जैसे अपने तौर पे कुछ, लेकिन वो इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर कोई मुझे भी जैसे अंदाजा होगा कि ये जैसे कोई एक आध मुझे अंदाजा था कि ये आपको लाजमी करवाया जाए, अगर आपको कोई और लगे कि ये जो है ना वो हमारी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो फिर हम करेंगे। जी चैप्टर 5 हमने स्टार्ट करना है। 3 चैप्टर के बीच में ऐसे कोई ऐसा नहीं कुछ स्किप किया कोई ऐसा, वो इसलिए कि वो बीएससी में पहले भी किया हुआ है, वो इतना कुछ नहीं, उस पर कोई एक वीक बाद में हम लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कोई नया नहीं है। ठीक, यानी इसके पहले हम चैप्टर 4 करते हैं, 5 करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, नई चीज़ें कैसे 4 फिर 5 फिर 6 उसके बाद 3 की तरफ आ जाएंगे, फिर वो देखते हैं, यानी वो उसका इतना नहीं, उसको अलग से उसके लिए टाइम निकालना। 4 चैप्टर में है क्या बेसिकली, ये क्या कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो अब आप लोग इंटीग्रेशन का तो कुछ कोई ऐसा नहीं कि आप इंटीग्रेशन तो बंदे सो के भी उठ के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप इंटीग्रेशन करने के लिए वो जैसे वेक्टर एनालिसिस में भी काफ़ी आप इंटीग्रेशन करते हैं, करने का इंटीग्रेशन का प्रोसीजर वही पुराना ही होगा, बस इसमें वो डी जेड को जैसे लेना होता है डी एक्स प्लस डी वाई, इस तरह का कुछ तो भी नहीं। बाकी फिर इसमें वो पाथ कौन सा, वो जिस तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस वेक्टर एनालिसिस में आप करते हैं। अच्छा वो कम्प्लेक्स वो ये जो जैसे इसकी कुछ इसमें टर्म्स हैं जो कि जस्ट आपको रिमेंबर करनी है, मतलब याद करनी है। ठीक है, वो मैंने कुछ थोड़ी लिख के रखी पहले, यानी जस्ट कह सकते हैं यानी कुछ डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, जिनको आपने थोड़ा सा लर्न करना, मतलब आपको रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक, अगर पेपर्स में अगर आप भी जाए वो कोई पेपर में क्वेश्चन देता है कोई साथ पे इस तरह का दे दे तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि क्यों दिया गया। ठीक है, अच्छा कर्व क्या होती है, देखा ना कोई भी है ना लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में चले एक्स वाई जेड, कॉम्प्लेक्स में तो फिर वही होगा एक्स वाई। द लोकस ऑफ पॉइंट whose coordinates can be expressed, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट जैसे कोऑर्डिनेट हो गया ना उसके एक्स वाई, मतलब जैसे कोई जैसे कि सर्कल हो गया, एलिप्स होगी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट जैसे कोई उसके पॉइंट्स, लोकस ऑफ सच पॉइंट्स whose coordinates are expressed in single parameter। वैसे तो देखे ना वो जैसे कोई इक्वेशन जैसे एक्स वाई में मिलती है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो जैसे फंक्शन जैसे वो होगा किस्म का यूं कहें कि जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, फिर उसमें यू प्लस योटा वी, ये चीज़ें अब आप सीख चुके हैं। अब हमें क्या है, कर्व क्या डेफिनेशन दिया है, कर्व कैसे कोई सर्कल हो सकता है, कोई एलिप्स हो सकती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में वो तो एक बेसिकली तो वो 2 डायमेंशन में वो कॉन्सेप्ट होते हैं ना। ठीक है, the locus of points whose coordinates can be expressed in single parameter is called a curve। कर्व की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब इसमें ना ये जो टर्म ये कुछ डेफिनेशन अपने रिमेंबर करनी, उसके लिए ये कि z इज इक्वल टू एफ टी। चले वो बाद की बात है कि हमें जैसे जो सा है जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड है, उसको फिर आगे यू प्लस योटा वी, फिर यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। फिर वेक्टर एनालिसिस में कुछ आपको याद है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको फिर किसी टी में सम टाइम वो कन्वर्ट करके थीटा में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन को डील करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे सेंस में कि वो या कुछ मतलब कोई तीसरा वेरिएबल भी वो एक पैरामीटर के तौर पे यूज होता है। ठीक, यहाँ पे अब क्या कर्व की डेफिनेशन क्या है कि कोई इस तरह का कोई द लोकस ऑफ पॉइंट्स whose coordinates कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल पैरामीटर, मतलब पैरामीटर क्या हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मोस्टली ये दिखते हैं बुक्स में। ठीक है,
मतलब लिखे दिखते हैं आपको। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका एक्स जो है ना किसी देखो ना कार्टेशियन इक्वेशन होती है ना जो एक्स और वाई में रिलेशन होती है। पैरामीट्रिक होती है कि जिसके लिए एक्स की अलग इक्वेशन हो, वाई की अलग इक्वेशन हो, तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती हो, ठीक है। मतलब वो एक किस्म का कोऑर्डिनेट सेंस होगी ना, जैसे कर्व की डेफिनेशन। अब एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक दो फेमस लिखी है यहाँ पे, जैसे सर्कल के लिए x इज इक्वल टू a cos थीटा बेशक लिख दें या a cos t, मतलब t यूज कर रहे हैं पैरामीटर या थीटा। x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या कर रहे हैं, बढ़ाएं वो उनके दोनों के स्केल लेके ऐड करें तो उसका रेडियस ये होगा, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन, ठीक। मतलब ये सर्कल के लिए ये क्या है, मतलब ये सर्कल की कर्व है बेसिकली। मैं ये देख रहा हूं Yes, sir. डेफिनेशन कर्व की क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को, जिसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को, ये कोई भी मतलब जनरल पॉइंट होगा एक्स वाई, जिसके पॉइंट को किसी तीसरे वेरिएबल में हम एक्सप्रेस कर सकें तो वो क्या लाते हैं, कर्व, ठीक है जी। मतलब क्योंकि Yes, sir. सर्कल आप एक किस्म की कर्व है, लेकिन आप उसकी कर्व की डेफिनेशन है जिसके कोऑर्डिनेट को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते, मतलब उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले। ये सर हो गया एलिप्स सर्कल के लिए रिकॉर्डिंग बताइए ना जी। जी हादिया, Yes, sir. आप अच्छा, हादिया का तो माइक ही नहीं शो हो रहा। हादिया पहले तो आपका माइक ही नहीं शो हो रहा था, हादिया अब आपका माइक शो हो गया जी। इसी तरह आप नीचे जैसे देखें दूसरी एक एग्जांपल, ये चीजें आपने करी हुई है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t, ये एलिप्स के पे दिए पैरामीटर की इक्वेशन। अब उन दोनों के स्केल लेके ऐड अप करेंगे ना, वो तो एक उधर जाकर डिवाइड करके b को उधर जाकर डिवाइड करके स्केल लेके ऐड अप करेंगे तो वो एलिप्स बनेगा। ये चीजें आपको पता है, ये बताएं आज जवेरिया बताएं। Yes, sir. Clear है. देखिए भाई करी हुई आपने, बस ये कुछ टर्म्स आप ये डेफिनेशन आपको रिमेंबर करनी है। नेक्स्ट है जी स्मूथ कर्व क्या होती है। कर्व देखना, जैसे अब ये यूं कहेंगे, देखना ये फंक्शन जैसे कंसीडर किया है, मतलब इसको फिर डेफिनेशन के साथ हमें वो इसकी सपोर्ट करने हैं डेफिनेशन के साथ। z इज इक्वल टू एफ टी, देखना जैसे वहां पे भी वो जैसे एक किस्म का वहां पे वो टी में जैसे वो यूज किया, ठीक। चले वो पैरामीट्रिक के लिए हमने टी यूज किया, थीटा भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। चले आप टी, अब यहाँ पे मतलब कि इस तरह इस डेफिनेशन हर डेफिनेशन में इसकी मतलब सपोर्ट, मतलब इसको यूज करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। कोई कर्व है, ठीक है। अच्छा कर्व क्या होगी, z इज इक्वल टू एफ टी, z इज इक्वल Yes, टू, sir. अब देखा z इज इक्वल टू एफ टी, मतलब कि उसका x भी जो है वो t में मतलब लिखा होगा, इस तरह y भी t में लिखा होगा, मतलब ये क्लियर। देखा ना, अब ये बात समझ आ रही है, z इज इक्वल टू एफ टी का यहाँ पे क्या मतलब है। नहीं सर, एक बार फिर क्लियर कर दें. ठीक है ना, ऊपर जो z लिखा हुआ है ना, ये z इज इक्वल टू एफ टी। अब z का Yes, sir. बेसिक मतलब x प्लस a होता y, Yes, sir. इसका वो इज इक्वल टू लिखा होगा, वो टी सेंस में लिखा होगा, जैसे वहां पे वो सर्कल वाली बात कर रहे थे। इज इक्वल टू आएगा cos क्या आएगा, a cos t प्लस a होता sin a sin t। उधर तो जरा नीचे स्प्लिट करके दिखाया ना आपको, x इज इक्वल टू a cos t, Yes, sir. मतलब वो f इज इक्वल टू z इज इक्वल टू f t का मतलब वो है, वो t Yes, sir. मतलब बेसिकली वो बात फॉलो की है कि नहीं, ये वेरिएबल। जी सर, मतलब सर वहां पे वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आएंगे एफटी में. हाँ मतलब बेसिकली ये z तो वही होता है ना, x प्लस, जनरल में तो x प्लस छोटा y होता है ना, मतलब वो Yes, फिर sir. यहाँ पे एक सेंस में लिखी होगी, देखे ना। ये देखें यहाँ पे लिखा होगा z इज इक्वल टू पैरामीटर, ये भी इस तरह का लिखना चाहिए, z इज इक्वल टू a cos t प्लस एयोटा, मेरी y की जगह एयोटा a sin t, ठीक। बस बाकी फिर उसमें Yes, वो अलग लिख के वही क्यों बनेगा भाई जी। yes, sir. मतलब अब मेरी कॉमन जर्नल में वो ये अलग अलग की बजाय यानी ये भी ध्यान में रखेंगे, z इज इक्वल टू एफ टी, ठीक। अब ये स्मूथ कर्व क्या होती है, मतलब क्या है, z इज इक्वल टू एफ टी, वही जैसे कोई होगी एलिप्स की सर्कल की कोई, जैसे फेमस अभी जैसे हमने जो सामने लिखी z इज इक्वल टू एफ टी, चलिए उनके अलावा भी कोई हो सकती है, ठीक है। अच्छा उसका f डैश t जीरो की इक्वल ना हो, मतलब कोई इस तरह z इज इक्वल टू एफ टी गिवन हो, उसका क्या है f डैश t जीरो की इक्वल ना हो, देन वो वाली जो कर्व होती है स्मूथ कर्व कहलाती है। Yes, sir. मतलब डेरिवेशन जो है वो जीरो की इक्वल ना हो, वो स्मूथ कर्व, ठीक है। अब आगे Yes, sir. ये हो गया स्मूथ कर्व का, क्लियर हो गया। जी सर. अब आगे पीस वाइज कर्व क्या होती है। असल में पीस वाइज बेसिकली मतलब होता है कि उसके जैसे मतलब देखो ना, इंटीग्रेशन में हमारा टॉपिक टारगेट तो ये होता है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके सम करना। इंटीग्रेशन का मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको पहले भी पता है, बेसिकली टुकड़े टुकड़े करना, जी वो सर. इंटीग्रेशन के मीनिंग ये होते हैं।
मीनिंग ये होता है जी जी। यस सर। और अब जैसे वेक्टर एनालिसिस में भी हम करते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो कोई कहता है फ्रॉम दिस पाथ ऐसे तो फ्रॉम ऐसे तो इस तरह कहते हैं ना कि पाथ वो डिसाइड करते हैं ना, मतलब वो जैसे जी सर। सरफेस इंटीग्रल में बेसिकली हमारा मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना। लाइन इंटीग्रल का मतलब बेसिक तो वो लाइन तो चले वर्ड है, बेसिकली वो कर्व के भी छोटे छोटे पीस करके वो टुकड़े हम तो फाइनली करते हैं तो इंटीग्रेशन ही है, और इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन अभी जैसे हम कुछ टर्म्स हमें ये डेफिनेशन हमें रिमेंबर करना है। अब ये जो है पीस वाइज भी कहते हैं इसको, सेक्शनली स्मूथ कर्व भी कहते हैं, पीस वाइज या सेक्शनली स्मूथ का पता चल गया ना। यस। अब जी ये सर। पीस वाइज या सेक्शनली, ये दो अलग अलग वर्ड है, पीस वाइज या सेक्शनली स्मूथ कर्व। स्मूथ के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है ना कि उसकी जो सी है z = ft हो, लेकिन क्या हो f डैश z जो है ना, f डैश जो है ना वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अच्छा, अब वो जो सी पीस वाइज क्या होगी कि उसके जो डोमेन है उसके पीसेस बने बस, मतलब ना, मतलब जैसे यहाँ पे इधर लिखा है, चले बॉदर नहीं किया कि कोई भी जो इस तरह ये जो है z = f है उसके लिए डोमेन तो बताइए होगी नहीं, a से लेके b तक है, कोई ना कोई उसने वो डोमेन बताइए, मैंने बताया होगा यस सर। कि ये डिस्क लेनी है, ये पोर्शन लेना है, इस तरह, ठीक ठीक। अच्छा, अब यानी जर्नल में देखें, अब उसकी डोमेन को जर्नल में क्या देते हैं, ए से बी, मतलब ए से बी, ठीक, मतलब जैसे वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जैसे इधर आगे चलते हैं मिसाल के तौर पे ये एक देखिए इस तरह ये अब ये पीसेस किए गए, ये मतलब एक कर्व है उसके पीसेस किए गए छोटे, ये पीसेस का यहाँ पे वो पीस वाइज या सेक्शनली का ये मतलब। फिर क्वेश्चन में आपको पता है ना, वो कहता है कि इस पास से आए फिर इधर से आए, ये फिर सेक्शनली मतलब होता है, ठीक है, जी सेक्शनली या सर। पीस वाइज कि उसके जो उनसे वो डोमेन के इस तरह, पहले तो वैसे है ना उसकी वैसे डोमेन थी ए से बी फर्ज किया गया, अब उसके टुकड़े कर दिए गए, ए नीचे लिखते ए के बी के, ठीक है, मतलब उसी वो जो डोमेन है यहाँ से यहाँ तक फर्ज किया, उसके टुकड़े करके ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ठीक, ये पीस वाइज मूव बात कराएगी कि अगर आपके पास हमारे पास के z = ft है, ठीक है, इन इंटरवल दिस, ठीक, वो जनरल में पहले तो इंटरवल था ना ए से बी, ठीक। अब अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं, मतलब वो सेक्शनली, मतलब वो हर टुकड़े में, इस टुकड़े में, इस टुकड़े में, इस टुकड़े में, हर टुकड़े में वो स्मूथ हो तो वो सेक्शनली स्मूथ कर्व कहलाएगी, ठीक है। कर्व ट्रेस्ड बाय दिस इन इंटरवल दिस वेयर दिस इज कर्व, देन कर्व, वो जो कर्व है सेक्शनली स्मूथ कर्व कहलाएगी। लेकिन वो सेक्शन वो स्मूथ का कॉन्सेप्ट फिर इसमें यूज होना है, अगर वो स्मूथ हो हर पीस में तो, ठीक है। उसके बाद क्या क्लोज कर्व, क्लोज कर्व क्या है कि जैसे कि आप वो हम वेक्टर एनालिसिस में करते हैं कि उसका यहाँ से यहाँ आना है फिर इधर आना है वापस आना है, या ट्रायंगल के थ्रू यूं आना है फिर वापस आना है, क्लोज कर्व। तो ये क्लोज का मतलब जी जिसका सर। टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट एक हो तो वो कहलाती है क्लोज कर्व। हो गया क्लियर क्लोज का जी मतलब, सर। कर्व तो होगी ना z = ft, मतलब ये कर्व, अब कर्व ट्रेस बाई, मतलब ये जनरल मतलब इस तरह इसके इससे कर्व बन है, कोई भी हो सर्कल या एलिप्स जैसे, ठीक ठीक है। वो तो चले हम जो एग्जांपल बोल रहे हैं सर्कल एलिप्स वगैरह वो तो क्लोज ही होते हैं, लेकिन चले कुछ भी हो सकती नहीं, उसका इनिशियल और जो उनका टर्मिनल पॉइंट है वो कोइंसाइड हो, एक जैसे हो, ठीक है, तो वो कहलाती है क्लोज कर्व। अब उसके बाद क्या जी, हमें पता चल गया स्मूथ का भी पता चल गया, क्लोज का भी पता चल गया। उसके बाद एक वर्ड है जी सिंपल कर्व। पहले आपने जो हमने सीखा था स्मूथ कर्व, ये देखना आप कहीं आपका मिक्स ना हो जाए, हमने स्मूथ सीखा है, स्मूथ के बाद पीस वाइज सीखा है, क्लोज, 3 सीख लें, ठीक है। अब है जी सिंपल कर्व, सिंपल के लिए जरा देखें, मतलब कि कोई कर्व इस तरह की गिवन हो, नजर आ रहे हैं, दूर है तो करीब कर देता हूँ, सर ये नहीं नजर आ रहा। वो इसकी मैं टेबल की थोड़ी बाद कल ही सेटिंग करूंगा, अभी फिर आप गुजारा करें, देखें मैं तौर निकालूंगा तो इसने बंद हो जाना, फिर मसला बनेगा। मैं बोल देता फिर आपने वो स्क्रीनशॉट लेके शायद आपको नजर आ जाए, नहीं तो मैं आपको लेक्चर भी शेयर करना कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। z = ft, बस ऐसे चलो बोलता हूँ, z = ft, मतलब ये जनरल में होगी, ठीक। उसका कोई दो अलग अलग पॉइंट हो T1 T2, वो डिफरेंट पॉइंट हो, T1 T2 दो डिफरेंट, वो दो डिफरेंट पॉइंट पे उनका जो रेंज है, वो जो फंक्शन के आंसर है वो भी डिफरेंट हो, और T1 और T2 डिफरेंट है, T1 और T2 एक जैसे नहीं है, वो अगर डिफरेंट हो तो उसके आंसर भी उनके डिफरेंट हो, तो वो कहलाती है स्मूथ, वो क्या कहलाती है सिंपल करके, मतलब यस सर। डिफरेंट टी वैल्यू पे वो उसका जो एफ टी का जो आंसर है डिफरेंट आए, तो सिंपल जी कर, सर। मतलब T1 और T2 अलग अलग लें,
मतलब वो अलग अलग हो, मतलब T1 और T1 इज नॉट इक्वल टू 2, वो अलग अलग हो, तो FT1 इज नॉट इक्वल टू FT2 हो तो वो सिंपल कर्व कहलाती है। अब एक और है जी, यस सर। ये क्या, जॉर्डन कर्व। अब ये कुछ हाँ टर्म्स सर। इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसका आप ये ना मत सोचना कि कोई वहां पे क्वेश्चन वगैरह में आपको ये यूज करने पड़ेंगे, नथिंग, बस वो सिंपल इंटीग्रेशन का वही पुराना कुछ वो पाथ ये वो इस तरह जो वेक्टर एनालिसिस में हम करते हैं, ठीक। सर आगे ये वैसे हम लोगों को कंसेप्ट याद रखने हैं। जी मतलब पेपर्स में अगर आप आ जाए तो वो कहे जी पेपर्स में मतलब बोला ना कि क्वेश्चन आप जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो अगर कह दे जैसे आप देख आप बोलते हैं कि जो बुक्स में लिखा होता है वो मिस नहीं करना होता, कोई छोड़ना नहीं होता। यस सर। इस वजह से देखें, अब वो अगर पेपर में कोई 2 नंबर का दे दे तो कोई कह तो नहीं सकते, ठीक। तो जी ये सर। गोल्डन कर्व क्या होती है, वही जो हमने जब इतनी 4 हमने कोई जो कर्व क्लोज भी है और सिंपल भी है, क्लोज और सिंपल, सिंपल वाला भी उसमें कॉन्सेप्ट हो, क्लोज भी हो, तो वो कहलाती है जॉर्डन कर्व, यस सर। ठीक हो गई। उसके बाद है इनवर्स कर्व। इनवर्स का जैसे देखे ना, मतलब सिंपल जैसे भी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं, जैसे sin x y इज इक्वल टू sin x, मतलब उसका कोई ग्राफ होगा, ठीक, जी सर। फंक्शन हो गया, ठीक। इस तरह y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, उसका ग्राफ वो ऐसे करके उल्टा करके बनाना है, मतलब वो y इज इक्वल टू x में उसका इमेज होगा, ठीक है, ये नहीं इनवर्स जी फंक्शन सर। जैसे होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या मतलब क्या है जी, z इज इक्वल टू ft, ठीक है, मतलब वो कोई उसका कोई बनेगा सर्कल, कोई जैसे जो भी फेमस हमने कोई एग्जांपल ली, सर्कल या एलिप्स या कोई और हो सकती है। अब इनवर्स मतलब वो कोई इस तरह की होगी ना, z इज इक्वल टू ft। अब इनवर्स क्या होती है, अब देखा अभी यहाँ मैं जनरल में बना दी कि z इज इक्वल टू ft कोई भी है, यहाँ पे ये z इज इक्वल टू ft, ये अब बना दी मैंने, ठीक। इनवर्स को सीखने के लिए ये आपके सामने बनाते हैं, ये जरा आपको इनवर्स को जरा थोड़ा वर्किंग आपके सामने तो आपको ज्यादा पता चलेगा। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, कहाँ पे आ गया ऑफलाइन हो गया ये जी, देखें इनवर्स, ठीक है, क्या जी जी सर। क्या कि ये कोई कर्व है ऐसे, मतलब कोई भी, अब ये तो वो जैसे वो सोचा सर्कल है एलिप्स है, वो तो फिर अब कोई भाव कर जनरल जनरल में कोई ऐसे बनाने की जरूरत पड़े तो हम ऐसे बना देते, ठीक है। अब ये मतलब इसकी कोई डोमेन भी बताई हुई है, ठीक, बाकी चले बना दी बात, लेकिन ये फिर बाकी से में अब ये जौन सी है ना ये वाली एफ ए प्लस बी माइनस टी, ये बेसिकली जी टी होगी, इस कर्व का नाम सी रख देते हैं, इस कर्व का नाम, ठीक। अब जी इसको सर। बनाने के लिए चले वो बात करना, ठीक है, वो अब हमें इसमें ड्राइंग नहीं करने की जरूरत पड़ती, ठीक। दादा ये तो एफ टी के लिए ग्राफ है, दादा जी टी जो होगा ना वो इस तरह का होगा, एफ ए प्लस बी वो इसकी जो डोमेन होगी ना ए प्लस बी माइनस टी, ठीक। अब ये फंक्शन बदल जाएगा ना, ये तो एफ टी के लिए है कर्व, ये तो जी एफ टी के सर। लिए जो भी कोई सर्कल है, मतलब जनरल में चलो बनाया वो तो फेमस भी नहीं, मतलब जो भी इसकी है वो एफ टी के लिए है, उसका नाम सी रख दिया कर्व, मतलब ए से बी तक, मतलब ये सी इधर देखो, इधर लिखना भी है, ये है जी z इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है। अब दूसरी कर्व जो है ना जी टी, अब उसको z तो नहीं ना मैंने बोला, ठीक है, चलो z बेशक आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस बी टी, बेसिकली z तो उसको बोला ना एफ ऑफ टी को, नहीं बात यस सर। दादा। अब ये जो जी टी होगी, ठीक है, वो क्या होगी एफ ए प्लस बी माइनस टी, अब ये जो होगी इसको कोई नया नाम देना है, सी डैश नाम दे दो, सी डैश, तो सर ये इनवर्स है, मतलब अब ये इसका इनवर्स के इनवर्स है, सेंस में। मतलब ये जी इसका इनवर्स है एफ टी का, ग्राफ नहीं उसका बनाया, मतलब उसका फंक्शन सिर्फ लिखा है, जरा जी टी जो है ना, मतलब जो कोई इस तरह कोई कर्व गिवन हो एफ टी, उसकी जो डोमेन है वो एफ प्लस मतलब एट ए प्लस बी, वो डोमेन के जो स्टार्टिंग और एंड पे सम माइनस टी, ये जो बनेगी नाम फिर उसका जो भी रख दें, जी रख दें एच रख दें, वो उसके लिए इनवर्स हो, ये नहीं यस सर। कोई कर्व है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, देन जो सी होगी जी टी जो कि इसकी इक्वल गया ए प्लस बी माइनस टी, ये कर्व उसकी इनवर्स होगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम कभी भी मतलब वो इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन वगैरह आपने कैलकुलस में भी सीखी होगी, इंटीग्रेशन की डीपली अगर जाते हैं ना, उसमें अगर देखते हैं तो कॉन्सेप्ट उसके बैक एंड पे यही होता है,
उसके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट यही होता है। ये आपके नेक्स्ट जो हमसे हमने सीखना है कि मतलब ये नेक्स्ट जो हमें डिस्कस कर लोगे रिप्रेजेंटेड इंटीग्रेशन एज सम, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज सम। ठीक, बेशक लिख लेते हैं, यस सर। यूज कर लेते हैं। ठीक जी जी, ये क्या है जी, जैसे कोई आप देखा ना क्वेश्चन कर जी, अब हमें मिलेंगे ना जो वो होगा यानी कोई इस तरह का फंक्शन की बना उसकी इंटीग्रेशन करना। ठीक है, वो टी में तो चलो वो उसकी डेफिनेशन वगैरह से, अदरवाइज तो क्या हमें क्या होगा, ऐसे होगा एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, वो जेड क्या होगा यू प्लस छोटा वी, वो तो नाम देंगे ना, मतलब जो पहले वाला होगा लोटस पहले वाला उसको यू का नाम देते थे, और वो आयोटा के साथ उसको वी का नाम देते होते हैं, मुकम्मल का नाम हो गया एफ जेड। अब उसकी इंटीग्रेशन करना, यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए प्रोसेस ये वाला हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा पता हो कैसे, मतलब कोई ऐसे ये कोई है डोमेन उसकी, ठीक, मतलब ये कोई कर्व है, ठीक है, मतलब उसमें ये पॉइंट है z0 z1 z2, ठीक है, वो जो होती है ना, ए से बी फर्ज किया, मतलब वो स्टार्टिंग ये हो गया, मतलब अब एक पहले स्टार्टिंग पॉइंट को वो एक ही को कह दिया जहाँ से जहाँ तक जाना है, उसको कह दिया z0, और आखिरी बी उसको n कह दिया, z क्या zn बोल दिया, ठीक है। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स में है ना, ठीक है, अब उसके टुकड़े की z1 z2 z2, ये पहला पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया, तीसरा पीस हो गया, ठीक, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, और उसमें कोई ये पॉइंट यस। है उसके डोमेन में, ठीक है, और फिर उनके बीच में ये टुकड़े जो बन गए ना, ये जो सेक्शन उसके बाद उनके बन गए जी ना, सर। उनके भी हैं करेंगे ये छोटे छोटे बिल्कुल वेरी वेरी नियर, लेकिन फर्ज किया उनके बीच में भी कोई है, इसको कह दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का अच्छा जनरल तो हमें पता ही नहीं, वो सम सेंस में ही होती है वो इंटीग्रेशन का, तो हम साइन वगैरह डाल उसके बैक एंड पे ये कॉन्सेप्ट होता है, ये चाहे रियल में चले जाएं चाहे कॉम्प्लेक्स में, अभी तो कब जब वो जेड वगैरह लिखा होगा तो वो रियल कॉम्प्लेक्स में होगा। अब अगर हम वो सिंपल में चले जाए रियल वगैरह कैलकुलस, उसमें भी असल कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है डेल्टा एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है फंक्शन एट बेसिक, तो ये एक्स है ना बीच में, मतलब वही उसके टुकड़े किए उन एक्स के दरमियान एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान ये कोई बीच में दे दिया, यहाँ से यहाँ इनके दरमियान को ये कंसीडर कर लिया, अगले के दरमियान या, ठीक, मतलब ये कि उस फंक्शन में वो बीच वाला कोई पॉइंट पुट करके उसका ये आंसर आ गया, फिर नया कोई अगला कोई पॉइंट पुट किया, अगला कोई एक्स आगे थोड़ा चले, एक्स फंस गया, ये हो गया एफ एट 5 ये आंसर आ गया, एफ एट 10 ये आंसर आ गया, मतलब ये एट अल्फा जनरल में ये पुट करके उसका आएगा ये वाली चीज, और वो डेल्टा एक्स मतलब ये इतना मल्टीप्लाई, बस यूं कहेंगे हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, सिंपल यूं कह दे, ये कह दे सिंपल लेंथ, मतलब समझने के लिए, अदरवाइज वो क्या है फंक्शन की वैल्यू और वो जो जितना जंप है डेल्टा जेड डेल्टा एक्स, मतलब वो रियल में डेल्टा एक्स, और कॉम्प्लेक्स में डेल्टा जेड वो जंप, मतलब विड्थ इनटू फंक्शन की वैल्यू, हाइट चले कह दें लेंथ कह दें या विड्थ इनटू लेंथ, वो एरिया बन जाए, इस तरह ये टुकड़े टुकड़े करके सम करेंगे तो मुकम्मल वो इंटीग्रेशन बन जाएगी, ये मुकम्मल सम हो जाएगा, यस यानी सर। वो आर का, सर आर का आपने क्या बताया था, वो जो कर्व से आपने बताया कि जी नॉट और जी वन के दरमियान क्या ले रहे हैं आर ये को? देखा ना, ये एक पहला टुकड़ा हो गया, दूसरा दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, यस चलते सर। चलते हमने वो जितने टुकड़े कर दिए, और लास्ट वाला हो गया ये। अब यस सर। हर टुकड़े के बीच में देखना, कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा ग्राफिकली जरा इधर से अपनाते हैं, फर्स्ट क्या क्यों समझ लेते हैं ऐसे, रियल से समझते हैं ना, यूं कहें कि ये कर गया ऐसे, ठीक है, अब ये ऐसे यस छोटे सर। छोटे टुकड़े ऐसे समझने के लिए, अब ये जी किस्म का सर। मतलब जैसे सम रियल में जरा समझ लेना, ये हो गया जी एक्स नॉट, ये हो गया एक्स वन एक्स टू, नहीं जी समझ सर। एक्स, अब बीच में यस भी सर। है ना अल्फा, जी सर। अल्फा से मतलब कि अल्फा वन, फिर अगला अल्फा टू, अब अल्फा वन पे उसकी ये किस्म की हाइट बन गई, यानी फंक्शन की यस। वैल्यू मिली, और वो डेल्टा एक्स जी वन का मतलब ये विड्थ ली, क्या मतलब विड्थ, मतलब जी सर। विड्थ विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये चलो लेंथ हो सेंस में, इसमें तो कोई नजर सिर्फ हाइट में सेंस में आ रहा है, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो वो एरिया बन जाएगा इस जगह का, इस वाले का, अगले वाला यस अगर वो सर। दूसरे का अल्फा टू वाला यूज होगा तो ये वाला हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, हमें नहीं पता ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आगे वाली जी विड्थ सर। यूज, इस तरह करके ये जो होगा ना जर्नल में मैंने लिखा है, ये जो अल्फा आर से मतलब बीच में से कोई भी, ये जर्नल वाली अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा आर मैंने जर्नल में बीच में लिखा भी है, मतलब जो भी यूज करेंगे वन, मतलब वन यूज करेंगे, फिर इधर भी वन, टू यूज करेंगे टू,
मतलब ओवर डेल्टा जेड, ठीक। ये करके एक किस्म का ये सम करेंगे तो ये मुकम्मल क्या बन जाएगी, एन को जब इन्फिनिटी करेंगे ना, मतलब वेरी वेरी नियर करेंगे ना, वेरी वेरी नियर करेंगे, देखो ना जितने कम टुकड़े करेंगे तो वो सही तरह आंसर, जितने कम टुकड़े करेंगे मतलब जितने वो एन ज्यादा करेंगे तो वो नियर नियर आएगा। एन को जी प्रोजेक्ट सर। इन्फिनिटी करेंगे वो तो एक किस्म का वो सही इंटीग्रेशन की तरह आंसर आएगा, ठीक है, सम करेंगे मतलब एक्यूरेट आंसर आ जाए, ठीक है। तो इनके सारे को पैक करके इंटीग्रेशन लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन के किस्म की सर नहीं, डेफिनेशन है। रियल वगैरह में अगर जाते हैं, अगर इंटर में भी जाते हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे इंटीग्रेशन का स्टार्ट हुआ, उनके पहले 2 पेजेस पे यही चीजें लिखी हुई हैं। यस सर। अदरवाइज आपको हमें कोई ये कोई नहीं कि आपको कहीं लिखना, लेकिन पता है एटलीस्ट हो, एटलीस्ट जी सर। पता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी इसको पैक वगैरह, अब फाइनली ये जो चीज बनती है ना, मतलब ये क्या इंटीग्रेशन वो फंक्शन की, मतलब वो डेल्टा वगैरह की जगह फिर वो डी से सेंस आ सर नीचे से नजर नहीं आ रहा। जाए, ठीक है। मतलब ये सारे को, ठीक है ना, लिमिट जब एन प्रोजेक्ट इन्फिनिटी करेंगे, मतलब टुकड़े ज्यादा करेंगे, ठीक है, यानी जितना ज्यादा वो एक किस्म की इंटीग्रेशन बन जाएगी, क्लियर हुई बात। लेकिन क्वेश्चनों में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समीशन ये वो। अब इस वजह से सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो असल हमें क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, हम करेंगे, मतलब करने की जरूरत है, ठीक करते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। मतलब जो हमने क्वेश्चन में यूज करनी है ये कॉम्प्लेक्स में, वो क्या है, फंक्शन कोई गिवन होगा, मतलब उसका u प्लस एटा भी, जी मतलब सर। उसका यूज एटा से पहले वाला का उसका नाम u तो भी नाम है असल में, तो वहां पे कोई लिखा होगा ना, कोई ऐसे लिखा होगा x के प्लस y, कोई ऐसे कर दे, मतलब वो एटा से पहले प्लस आगे उसकी जगह एटा के साथ कुछ लिखा होगा x y, उसको भी जो सा वो जो डी आगे इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे देखो इंटीग्रेशन के लिए फाइनली तो ये है ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। वो कर्व जो भी उसने बताया होगा, लाइन बताई होगी, कोई बताया होगा, सर्कल, ये वो पाथ वो बताएगा, ठीक है। कर्व जैसे वेक्टर एनालिसिस में नीचे वो लिखा होता है कि इस पाथ से डी जेड की जगह हमने ये पुट कर देना। मतलब इंटीग्रेशन के लिए असल में तो हमें वर्किंग तो यही करें, बीच में तो ये चले आपको कैसे बताया ना उसके लिए। हाँ जी, अच्छा अब ये क्या कोई फंक्शन होगा जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, डी जेड की जगह हमने ये पुट कर देना है, यू फंक्शन की जगह होगा वो ये यू प्लस योटा भी, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। देखें अब वो करेंगे तो ये जैसे करते हैं, इसकी जगह पुट किया जो फंक्शन गिवन होगा, इसकी जगह लिखेंगे डी जेड प्लस एटा डी वाई, मतलब ये यू नहीं लिखा होगा, ये नाम लिखा है, यू को मतलब एटा से पहले जो लिखा होगा उसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वो जैसे जो एटा वाले रियल वाले जरा पहले लिख दिए, वो जो आई एटा स्क्वायर माइनस हो जाता है, वो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर एटा वाले मैंने यस सर। आगे लिख दिए, एटा वाले दो बनने, ये वाला एटा बनना था, ये वाला एटा बनना था, मतलब इसके साथ एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, जो यहाँ पे लिखा होगा उसकी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा, मतलब वो एटा माइनस हो गया, लेकिन इसके जो यहाँ पे लिखा उसकी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, फिर वो वाई के जी रिस्पेक्ट सर। से करनी कैसी है, एक्स के रिस्पेक्ट से, जैसे वो कैलकुलस में हम वेक्टर एनालिसिस में करते हैं ना, वो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, यो वो वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक जी है। सर। चलिए तो अब आगे ये इस तरह एटा वाला ये बन जाएंगे, मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा एटा, चलो लिख के साथ वो इधर लिखें, ये इधर लिखें, उसकी फिर एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, वो यो शुरू में लेके एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, फिर वो क्या एटा उसके साथ, इसके साथ भी एटा आएगा, इसके साथ भी एटा, यू वो एटा, ठीक है। तो वो एटा मतलब अब इंटीग्रेशन के लिए ब्रैकेट डाल, ठीक है। तो वर्किंग क्वेश्चन यस। हम ऐसे करें, अभी मीटिंग एंड करता हूँ, इसके बाद हम इसका जैसे इसका भी एक छोटा सा सेशन रखना है, फिर एक अलजेब्रा को छोटा सा, अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, फौरन आ जाना।